नमस्ते, मैं हूँ आपकी अनामिका फ्रॉम रोलिंग पंपकिन प्रोडक्शंस। आज हम बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जहाँ एक सेक्शन बहुत खुश है कि वक्फ के जो ड्रैकोनियन प्रोविजंस थे, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में उन प्रोविजंस को एड्रेस किया गया है एंड दिस इज रीज़न फॉर अस टू बी हैप्पी। वहीं दूसरा सेक्शन है जो कि ये मानता है कि nothing short of abolishing this act would have been satisfactory to them. So एक कंट्रोवर्सी टाइप है कि क्या इतना ही इनफ है, क्या ड्रैकोनियन प्रोविजंस को हटाना इनफ था या उसको इस एक्ट को पूरा हटा ही देना चाहिए था। इस कंट्रोवर्सी को बेटर समझने के लिए आज हमें डॉक्टर अजय श्रुंगो जी ने ज्वाइन किया है, जो कि पन्नन कश्मीर के चेयरपर्सन हैं। नमस्ते अजय जी, कैसे आप? सर, तो आज हमारा वक्फ का टॉपिक है, तो यदि आप इसे शुरू करिए, आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वक्फ की हिस्ट्री क्या रही है और उसके ओरिजिन्स क्या हैं, एंड कैसे हम शुरू करते हैं कि वक्त के बारे में जो भी आज कद में हमने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी जो हमने डिबेट सुने हैं, प्राइमरी में अपना जो सत्ता पक्ष की तरफ से वक्त की हिस्ट्री के बारे में पार्लियामेंट में भी स्टेट किया गया और पार्लियामेंट के बाहर भी न्यूज़ चैनल्स में डिस्कशन में किया गया। तो कुल मिला के जिन लोगों ने सरकार की तरफ से इसको डिबेट किया, उन्होंने 3-4 बातें कही, बार बार कही, पार्लियामेंट में भी कही। एक उन्होंने कहा कि भाई वक्त की जो यूटिलिटी है या वक्त का कॉन्सेप्ट है वो अल्लाह के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हो। ये वक्त अल्लाह को दिया हुआ दान है और जिसको बाद में वो कहते हैं कि भाई इस दान को हम मुसलमानों की बहबूदी के लिए, उनकी भलाई के लिए या इस्लाम रिलीजन की भलाई के लिए और उसके काम के लिए हम इस्तेमाल करें। तो एक जो बात आई है, यानी माननीय होम मिनिस्टर हो सुधांशु त्रिवेदी जी हो, जो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उनकी तरफ से आया हो, इवन संघ के कुछ आइडियलॉग्स हुए जो वक्त के बारे में बात की है, उन्होंने ये कहा कि भाई ये वक्त एक अल्लाह के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ी हुई एक इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी बात जो उनकी तरफ से आई है कि भाई इसका इंस्टीट्यूशन पहली बार हुआ है जो सेकंड कैलिफ उमर में किया, हजरत उमर में किया, जब सेकंड कैलिफ थे। और उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो इंस्टीट्यूशन वक्त का हुआ, ये इराक की इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के बाद वहाँ की जो टेरिटोरियल प्रॉपर्टी है उसको डिवोट किया गया वक्त को, कि अब ये अल्लाह के नाम पे दिया हुआ एक दान है या एक प्रॉपर्टी है जिसको अल्लाह के फरमान के हिसाब से इस्तेमाल करना है। इंडिपेंडेंस के बाद भी यहाँ पे लोगों ने कहा कि इसके बारे में सर सैयद अहमद, इंडिपेंडेंस से पहले सर सैयद अहमद खान ने इसके बारे में बात की और उन्होंने वक्त को शरीयत के साथ जोड़ा। ये शरीयत के लिए या शरीयत से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। अब शरीयत जिसको इंडिया में अनफॉर्चुनेटली एक्सप्लेन किया जाता है कि ये एक पर्सनल लॉ है, धार्मिक लॉ है मुसलमान के लिए, इसका एक सिर्फ एक पर्सनल कनोटेशन है, इससे बड़ी भ्रांति कोई और नहीं हो सकती। शरीयत बेसिकली एक स्टेट का एक्सप्रेशन है, एक इस्लामिक स्टेट को और उस स्टेट में रहने वाले लोगों को, उस स्टेट में रहने वाली व्यवस्थाओं को किस तरह से चलना है, किस कानून के तहत चलना है, वहाँ पे डूज क्या है, डोंट्स क्या है, ये सारी व्यवस्था शरीयत है। शरीयत बेसिकली एक स्टेट का नाम है, एक इस्लामिक स्टेट का नाम है और इस्लामिक स्टेट की व्यवस्था को चलाने वाली एक व्यवस्था उसका नाम है। और वक्त को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा हो कि वक्त अंतोगतवाद शरीयत के दायरे में काम करेगा और वक्त एक ऐसी व्यवस्था है जिसको इस्लाम के धर्म की बहबूदी के लिए, उसकी भलाई के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ये ब्रॉडली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स जो इमर्ज आए, वो जिन्होंने वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल को डिफेंड किया उनकी तरफ से आए। अच्छा, तो उसमें एक बात है कि भाई
वो अवेयर थे एक ब्रॉडर आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है वक्त का, ये एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि भाई वक्त का जो अब यहाँ पे एक्ट था, कहते हैं 1945 से ये प्रक्रिया शुरू हो गई। उससे पहले भी, आज़ादी से पहले भी ये था। 1930 तक बहुत से ऐसे स्टेजेस में इसका ये आइडिया इवॉल्व हो गया। 2013 तक ये कहते हैं बेंचमार्क, 2013 तक ये बोलते हैं कि 2013 तक जो वक्त था, इसका जो एक्टिव जो इसका रोल था या इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या जो इस इंस्ट्रूमेंट की जो एफिकेसी थी, जो जिस आधार पे वो चल रहा था, वो आधार मूलतः से 2013 में भी चेंज हो गया जब इसमें अमेंडमेंट की गई 2014 के इलेक्शन से पहले। और उसमें एक ऐसा क्लॉज लाया गया इसके प्रावधानों में जिससे वक्त का जो ऑपरेशन है ये ऐसा ऑपरेशन बन गया जो लगभग एक सॉवरेन ऑपरेशन। सॉवरेनिटी का वर्ड भाजपा ने इस्तेमाल नहीं किया, भाजपा के लीडर्स ने इस्तेमाल नहीं किया। जितना मैंने सुना डिबेट को, हो सकता है किया हो, लेकिन जितना मैंने सुना, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने इस प्रावधान के माध्यम से वक्त भारत के कानून के ऊपर एक व्यवस्था बन गई, क्योंकि भारत के कानून की व्यवस्था के प्रति वक्त की अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई, लगभग ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि इस प्रावधान में यह था कि वक्त के खिलाफ अगर कोई केस होगा, वक्त की क्लेम पे, वक्त की प्रॉपर्टी के बारे में अगर किसी को ग्रीवियंस होगी, वो नॉर्मली व्यवस्था के वक्त की व्यवस्था के हिसाब से वक्त के बोर्ड के पास जाते थे और वहां पे अपना केस दर्ज करते थे और वक्त का बोर्ड इसकी सुनवाई करता था। उसके बाद डिसाइड करता था ये ठीक है कि नहीं है। और वहाँ के वक्त के बोर्ड के अगर 2/3 मेंबर्स ने कहा कि भाई ये गलत है, हमको ये अपील अपहोल्ड करनी है, तो वो अपहोल्ड करते थे। अगर उनको लगता है कि ये अपील गलत जाए तो वो उसको रिजेक्ट कर देते थे। और वक्त बोर्ड की इस एक्टिविटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता था कानून में। तो वक्त बोर्ड का जो पावर वो एक सॉवरेन पावर बन गया। सरप्राइजिंगली बीजेपी ने इस सॉवरेन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आप अगर एक ऐसे व्यवस्था का निर्माण करते हो देश के भीतर ही, सेकुलरिज्म के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, लेकिन जो व्यवस्था देश के कानून के अंदर नहीं हो या देश के कानून के ऊपर हो, तो आप एक सॉवरेनिटी को क्रिएट करते हो, आप एक स्टेट को विद इन द स्टेट क्रिएट करते हो, आप एक सॉवरेनिटी को विद इन द सॉवरेनिटी क्रिएट करते हो। तो ये एक भयानक एक अपवाद, एक कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट होता था। तो इस बात को लेकर भाजपा के लोगों ने बोला कि हमने प्राइमरीली इसको करेक्ट किया है कि भाई वक्त की जो फंक्शनिंग होता है ये अबव लॉ नहीं होनी चाहिए, ये देश के कानून के तहत है। अगर वक्त के बोर्ड का कोई फंक्शन है, उसके प्रति अगर किसी को लगता था कि वक्त के बोर्ड में हमारी सुनवाई नहीं होगी, उसके पास एक ऑप्शन होनी चाहिए कि अदालत के पास जाने की, राइट। और जो देश का कानून है उसके हिसाब से उस केस का सेटलमेंट होगा। तो वक्त अमेंडमेंट बिल के बारे में जो भाजपा सरकार ने कहा कि हमने इस अपवाद को करेक्ट किया, जो बड़ा डेंजरस अपवाद, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो वक्त की अंदर की फंक्शनिंग थी कि वक्त की व्यवस्था में वक्त के फंड्स को, वक्त के कान को कैसे चलाया जाए, इसके लिए जो अंदर व्यवस्था है उसमें हमने चेंजेस की। और जैसे वहाँ के वक्त के बोर्ड के मेंबर्स कितने हो, क्या उसमें सिर्फ मुसलमान मेंबर ही हो, कोई हिंदू मेंबर भी हो सकता है, पार्लियामेंटेरियंस कितने हो, जजेस कितने हो, तो हम अंदर वक्त के बोर्ड की जो फंक्शनिंग है उसको ऐसा बनाए कि जो पारदर्शी भी बने और साथ में वहाँ पे मुसलमानों के विद इन सेगमेंट्स के जो इंटरेस्ट है उसका भी केटर कर सके, उनके जो पर्सपेक्टिव है उनको भी केटर कर सके, और ब्रॉडली इसकी फंक्शनिंग, इसका अप्रोच ऐसा रहना चाहिए कि जो भारत के कानून की व्यवस्था के भीतर हो। तो हमने इन्होंने वक्त के उसमें इन्होंने एक्सपर्ट्स को, कितने एक्सपर्ट्स को रखना है, जजेस को रखना है, पार्लियामेंटेरियंस को रखना है, माइनॉरिटीज़ के कितने मेंबर, माइनॉरिटी हिंदू भी आ सकते हैं, उनको रखना है। तो एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया है कि भाई जिससे जो ये वक्त
की संपदा है, इसका जो निर्वाह हो रहा है, जो निर्वाह इस्लाम की भलाई के लिए होना चाहिए, मुसलमानों की भलाई के लिए होना चाहिए, क्या वो वास्तव में हो रहा है? क्या उसमें कोई ताकीद नहीं हो रही? और क्या वो देश के कानून के तहत हो रहा है? इस एक व्यवस्था का निर्माण किया। तो ये एक पहलू रहा इसका, भाई सरकार ने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि उन्होंने वक्त के जो इंस्टीट्यूशन के इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से रेक्टिफाई किया और देश के कानून के तहत और इस मुसलमानों की नीड्स के तहत, इजारिटेरियन नीड्स के तहत उसको लाए। और दूसरा पहलू जो मैंने कहा कि आइडियोलॉजिकल पहलू वक्त का है, जिसको इन्होंने कहा तो सही, जैसे मैंने कहा कि वक्त एक शरीयत, वक्त इस मुसलमानों के पर्सपेक्टिव में और मुस्लिम एक्सपर्ट्स के पर्सपेक्टिव में ये शरीयत के दायरे में एक व्यवस्था है। या वक्त में जिसको आप कहिए जो भी आप दान देते हैं ये अल्लाह को दान देते हैं, और अल्लाह का कॉन्सेप्ट इस्लामिक कॉन्सेप्ट, ये कोई सेकुलर कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, तो वक्त की जो मैसेज आइडियोलॉजिकल नीड है, वक्त का आइडिया क्या है, इस बात के बारे में सांकेतिक रूप से बातें की गई, लेकिन उसका इम्पोर्ट क्या है एक सेकुलर कंट्री के लिए, और उसका इम्पोर्ट हिंदुओं के लिए क्या है, नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या है, उस बात पे इन्होंने चुप्पी साधी। क्योंकि अगर उस बात को ये संज्ञान में लेते तो ये बात उठती कि वक्त का रहना ही क्यों जरूरी है। राइट। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि पाकिस्तान का निर्माण एक आइडिया के बेसिस पे हुआ। पाकिस्तान का निर्माण इस बेसिस पे हुआ कि जहाँ पे भी मुसलमान मेजॉरिटी में है उसकी अपनी इस्लामिक व्यवस्था वहाँ पे होगी, वो एक नेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है, और उस इस्लामिक नेशन के लिए एक स्टेट की आवश्यकता है। तो एक इस्लामिक स्टेट की व्यवस्था के निर्माण करने की बात पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने, तो जो ही आप कहीं तो मुसलमान एक अलग एंटिटी है, एक अलग अलग सिविलाइजेशनल एंटिटी है, एक अलग नेशनल एंटिटी है, और जहां पे भी ये मेजॉरिटी में वहां पे उसकी व्यवस्था फिर इस्लामिक होनी चाहिए। ये एक अवधारणा थी। अब अगर मान लीजिए भारत में मुसलमानों का कोई सेगमेंट, मुसलमानों का कोई इंस्टीट्यूशन बाय द इम्प्लीकेशन ऑफ इट्स आइडियोलॉजी इस बात को अभी नहीं मानता है, भारत के भीतर मानता है, आर्ग्यूमेंट देता है कि ये मेरे धार्मिक आजादी है, या अगर कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली सेकुलर नहीं हो, जिसकी अवधारणा फंडामेंटली कॉम्युनल है, वो चाहे कि मुझे सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन मिले। अगर एक ऐसी व्यवस्था है, नॉर्मली उसके बारे में देश का क्या रवैया होना चाहिए, कांग्रेस का क्या रवैया है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन भाजपा ने भी ये बातें क्या कि भाई ये इस दिशा में जा रहा था, या इसकी व्यवस्था का जो वैचारिक स्वरूप ये था, उस वैचारिक स्वरूप को एड्रेस किया बगैर उन्होंने सिर्फ जो वक्त का इंस्टीट्यूशन, वक्त का बोर्ड जो फंक्शनिंग करता है, उसके कुछ एरियाज में हस्तक्षेप किया। तो मान कीजिए वक्त अगर एक डिसरप्टिव आइडिया है, वक्त अगर एक आइडिया है जो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, वक्त अगर एक कॉन्सेप्ट है जो हिंदुओं के खिलाफ है, क्या इसका रहना अनिवार्य है देश? क्या कोई भी व्यवस्था किसी और धर्म में रह सकती है जो बेसिकली कमिटेड हो at an fundamental ideological level to the destruction of Muslims? कोई भी ऐसी नॉन मुस्लिम व्यवस्था हो, क्या उसको रहना चाहिए? तो अभी जो ये वक्त का डिबेट चला, भाजपा में इसके वैचारिक स्वरूप को और उस वैचारिक स्वरूप के कारण जो कंट्रडिक्शन एक अलाइव रहता है नेशन बिल्डिंग में, और उस कंट्रडिक्शन के कारण जो आंतरिक विघटन की प्रक्रिया जिंदा रहती है, उसको जिंदा रखा। सिर्फ वक्त एज एन इंस्ट्रूमेंट जो इसकी फंक्शनिंग है, उसको लाया विद द
within the framework of Indian Constitution. तो ऑन द पॉजिटिव साइड ये है कि भाई उन्होंने प्रयत्न किया है कि एक स्टेट विद इन स्टेट की जो एक प्रेस्टीज और क्रेडिबिलिटी वक्त की बन गई थी, उसको उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको आप उन्होंने कंट्रोल में लाने की कोशिश की। लेकिन बाय द वेरी लॉजिक ऑफ जो ये सारा वक्त को रख रहा उन्होंने वक्त के आइडिया को, वक्त के डिसरप्टिव पोटेंशियल को, वक्त के आइडिया का जो एक इम्पोर्ट है इंटरनल सबवर्शन का, उस बात को एड्रेस नहीं किया। तो जो मैं समझ रही हूँ, वक्त के गोल्स की जो अलाइनमेंट है वो उम्मा के गोल्स के सिंक में है। तो जिस तरह से बीजेपी ने अमेंडमेंट्स लाई, इसके प्रो जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए, वो अभी भी वक्त को एक माइनॉरिटी इशू की तरफ पिच करते हैं, rather than it's an issue of India's sovereignty, right? इट्स एन इशू ऑफ जिसको इंडिया में 47 के बाद कहा सेक्युलरिज्म। हाँ, वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे या एक व्यवस्था थी जहाँ पे कहा गया कि विभिन्न धर्म हैं और विभिन्न धर्म इकट्ठे रह सकते हैं और प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के बेसिस पे इकट्ठे रह सकते हैं और एक कानून के तहत रह सकते हैं, जो कानून देश का कानून है। और ये सारी व्यवस्था को कहा गया कि यही सेक्युलरिज्म है। right. अच्छा, लेकिन अगर एक ऐसी बात हो जहाँ पे एक धार्मिक विचार या एक धार्मिक अस्मिता या एक धार्मिक दर्शन, धार्मिक यहाँ भी वर्ड नहीं है, मजहबी दर्शन, के मजहब और धर्म ये लगता है तो अदर, लेकिन आजकल की यहाँ पे सिनोनिमस हो गया है। हम जब रिलीजन को ट्रांसलेशन हिंदी में करते हैं तो धर्म करेंगे और जब उर्दू में करेंगे तो मजहब करेंगे, लेकिन मजहब और धर्म दो डिफरेंट एंटिटीज है। तो कोई ऐसा मजहब जो दूसरे मजहबों को मिटाए या दूसरे मजहबों को खत्म करना उसका परम लक्ष्य हो, एक मजहबी सोच के रूप में, वो किस तरह से सेकुलरिज्म का हिस्सा बन सकती है। अब इस बात को मैं आपको इस तरह से कहूंगा कि वक्त एक प्रॉपर्टी है जो हम अल्लाह को दान करते हैं, और एक व्यवस्था के दायरे में करते हैं ताकि जो हमने अल्लाह को दान किया, मुसलमान ने अल्लाह, ये तो कहते हैं कि नॉन मुस्लिम भी दान कर सकते हैं, वो भी एक अपने आप में विषय है, वो शायद हम बात करें, लेकिन उसका आइडियोलॉजिकल और उसके इम्पोर्ट को मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ उसको लीगल पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ दार्शनिक और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से मैं आपसे बात करूँ आपको। इससे जो वक्त को दान की प्रॉपर्टी हम ये आपको दान देते हैं, हम भगवान को दान नहीं देते हैं, हम खुदा को दान नहीं देते हैं। जो ये अल्लाह है, ये इस्लामिक कॉन्स्ट्रक्ट, ये इस्लामिक गॉड, इस अल्लाह ने ही रसूल के माध्यम से कुरान को दिया है, और उस कुरान के साथ रसूल के लाइफ को लेके जो भी विषय है और कुरान की जो डिमांड है, कुरान का जो कमांड है, इन दोनों को मिला के एक इस्लामिक व्यवस्था, एक इस्लामिक रहन सहन का निर्माण होता है। और इस पर्सपेक्टिव में इस्लाम की बेहबूदी, इस्लाम की बेटरमेंट हो जाएगी जब जो अल्लाह ने फरमाया है उसकी वो पूर्ति करे, उसको वो फॉलो करे। और अल्लाह ने जो कुरान के माध्यम से फरमाया है या जो हदीस के माध्यम से लोगों तक कम्युनिकेट हुआ, जो प्रॉफिट की लाइफ थी, प्रॉफिट का जो रहन सहन था जिसको सुन्ना बोलते हैं, और प्रॉफिट के बारे में जो लोगों की एक्सपीरियंसेस थी जिन्होंने उनके साथ काम किया था, तो सुन्ना, हदीस और कुरान को मिला के इस्लामिक पर्सपेक्टिव बन जाता है। अगर उस पर्सपेक्टिव का परम लक्ष्य है कुफार को खत्म करने का, काफिर को खत्म करने का, और अगर उसका प्राइम डेफिनेशन है कि रिलीजन की बेटरमेंट क्या होती है, रिलीजन की भलाई क्या होती है,
रिलीजन के इश्यूज को परस्यू करना सही तरीके से वो क्या होता है, उसका डिटरमिनिंग फैक्टर अगर ये है कि अंतोगत्वा, प्लुरलिज्म, अंतोगत्वा सेक्युलरिज्म, अंतोगत्वा किसी और धार्मिक व्यवस्था को खत्म करना, नष्ट करना, उसको पर्ज करना, उसको बदलना, यही हमारा लक्ष्य है। और अगर इसके तहत कोई इंस्ट्रूमेंट बनता है कि मैं इस लक्ष्य के लिए हूँ, भले वो कहीं धार्मिक भलाई के लिए या कहीं मजहबी भलाई के लिए, तो जब वो मजहबी भलाई के लिए कहता है वो हिंदू पर्सपेक्टिव से, सेकुलर पर्सपेक्टिव से मजहबी भलाई नहीं बोलता, वो इस्लाम के पर्सपेक्टिव से उनके मजहब की क्या, उनके रिलीजन की क्या भलाई है उसके पर्सपेक्टिव में बोलता है। तो उस पर्सपेक्टिव में दो बातें हैं, अगर वो परस्यू नहीं होती है तो वो मुसलमान नहीं है। अगर वो ईमान को नहीं पाल सकता, तो ईमान का मतलब हुआ है कि अपनी शो ये अल्लाह को मानना कि सिर्फ एक ही रियलिटी है गॉड की, वो अल्लाह की। अल्लाह ने जो फरमाया है कुरान, ये उसका फरमान है, ये उसकी बात है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वो उसकी सोच है, लोगों के लिए वो उसकी डायरेक्शन है, उसके हिसाब से चलना है। और क्योंकि ये कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है, रिवील किया है थ्रू मोहम्मद रसूल, जो इसको ही कहते हैं लास्ट प्रॉफिट, ये तीन बातों को आप मानेंगे, कुरान को मानेंगे, अल्लाह को मानेंगे, कुरान को मानेंगे और रसूल को मानेंगे, और रसूल को मानेंगे कि ये आखिरी रसूल है। जब आप इन तीन चार चीजों पे सहमत होते हैं तो आपने ईमान लाया, आपने ईमानदार है। जो यहाँ पे इंडिया में ईमानदार शब्द है, ये इसी में से निकला है। और लोगों की सोच में ईमानदारी का मतलब ऑनेस्टी हुआ, लेकिन इस्लामिक रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं। तो जो ही कोई भी व्यवस्था जो इस सोच की व्यवस्था के बाहर हो, वो ईमान के खिलाफ एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को ठीक करना या खत्म करना वो एक मजहबी एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको फुलफिल करने के लिए उसके कॉन्सेप्ट में जितने भी इंस्ट्रूमेंटालिटीज हैं, अगर मुसलमान के पास स्टेट की भी व्यवस्था नहीं है तो ऐसी बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके माध्यम से उन्हें ऑपरेट करने की होगी थी। बस एक ऐसी एक व्यवस्था है जो बेसिकली सेकुलर नहीं है, बेसिकली सेकुलरिज्म को खत्म करने की व्यवस्था के प्रति एक स्टेप है या एक मोमेंट है, एक मिशन है। उसको अगर आप एक व्यवस्था के रूप में रहने दो और ये कहो कि इसको हम सेकुलरिज्म के दायरे में ला सकते थे, तो एक सबवर्सिव एक्ट है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। इसीलिए ये लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट था कि भाई एक सेकुलर व्यवस्था में वक्त जैसी व्यवस्था नहीं। बट देन आप इस आर्ग्यूमेंट का कैसे काउंटर करेंगे कि काफ़ी सारे लोग इसलिए खुश हो रहे हैं कि जो भी वक्फ के ड्रेकोनियन प्रोविजंस थे, जैसे वक्फ बाय यूजर, सेक्शन 40, लीगल रिकॉर्स हम ले सकते हैं, बोर्ड्स में डाइवर्सिटी आएगी, सो इंक्रीमेंटल स्टेप्स से ही कोई हम फाइनल उस पर रीच कर पाएंगे। और जो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं दे आर जस्ट कंपल्सिव कॉन्ट्रेरियंस। कोई ऐसे थोड़ी है कि एकदम से वक्फ एबॉलिश हो सकता है, वो तो इस्लाम भी हमारे हिंदुइज्म के इनकम्पैटिबल है, हम इनके साथ भी सर्वाइव करेंगे। देखिए ये दो फ्रेमवर्क्स हैं। हाँ, हिंदुओं का बाकी मजहबों को देखने का जो एक दृष्टिकोण है, हाँ, उसमें परफेक्टली पॉसिबल है इसकी भाई आपकी आध्यात्मिक और आपकी धार्मिक जो आपकी नेसेसिटी है, आपका स्वभाव है, उसका हम आदर करके हम एडजस्ट कर सकते हैं, हम इकट्ठे रह सकते हैं। तो ये विषय ही नहीं है यहाँ, क्योंकि जिस व्यवस्था की और जिस विचार की आप बात करते हैं उस विचार किसी और फ्रेमवर्क से निकलता है, उसका रेफरेंस फ्रेमवर्क, उसका एनालिटिकल मॉडल, उसकी सेंसिटिविटीज अलग है। अब मैंने आपको ये बात कही कि भाई आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये क्रिमिनल व्यवस्था है, ये एक्सक्लूसिविस्ट व्यवस्था है। अगर आपने इसको आइडेंटिफाई किया तो आपने पहला कदम किया, लेकिन फिर आपके पास प्रॉब्लम आती है कि यार इस कम्युनल और आइडियोलॉजिकल व्यवस्था को अरबों की संख्या में लोग फॉलो करते हैं,
राइट। वो एकदम से क्या रिस्ट्रिक्शन करें। तो फिर आप जब इस क्वेश्चन को देखते हो तो आप कहते हो कि हमको कोई तरीका निकालना है जिससे हम इस धार्मिक भाव को इसको हम हर्ट भी नहीं करें, लेकिन इस धार्मिक भाव को के जो गलत दुष्परिणाम है उससे हम अपने आप को बचाएंगे। तो आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को लिंक करते हो, आप एक कॉन्ट्रडिक्शन को पालने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो इस प्रॉब्लम के साथ एडजस्ट करना है। तो आप बेसिकली इस प्रॉब्लम के साथ एडजस्ट करने की एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हो। यस। पहली बात तो मानिए कि मैं एडजस्ट कर, हम कोई कमाल नहीं कर रहे और एडजस्ट भी कर रहे हैं कंप्रोमाइज करके। फंडामेंटल जो हमारे कोएग्जिस्टेंस के जो फंडामेंटल्स को कंप्रोमाइज करके उसमें एक्सेप्शन क्रिएट करके हम एक व्यवस्था को बनाने की कोशिश करते हैं जिसको हम उद्घोषित करते हैं कि ये भाईचारे की एक व्यवस्था है। मतलब एक्सक्लूजन के साथ, फिलॉसफी ऑफ एक्सक्लूजन के साथ, फिलॉसफी ऑफ जिसको आप कहें फिलॉसफी ऑफ जिसको अपोजिंग सेक्युलरिज्म के साथ ही हम कहेंगे कि एडजस्ट करने की व्यवस्था सेक्युलरिज्म की व्यवस्था है। ये सेक्युलरिज्म की एक पार्टिकुलर में एक विक्ट्री है। तो जब आपके सामने ये सिचुएशन है कि आप पहले मान चुके हो कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसके साथ एडजस्ट किया जा सकता है, तो आप एक विचार को जन्म देते हो। आप इसी तरीके से उस एडजस्टमेंट को इस तरह से पैलेटेबल बना रहे हो कि एक साइड से इस्लामिक मत को मानने वाले लोगों को लगे कि भाई ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है, दूसरी तरीके से जिस मन से आप उनको ये लगे कि ये तो काम करने हैं, आप उस बात करने। अब इसको कैसे इंडिया में 1940 पाकिस्तान के बनने के बाद ये इशू खत्म होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान लगभग कुछ लोग बोलते हैं 3 मिलियन 1 to 3 मिलियन कहते हैं कि लोग मारे गए उन कुछ महीनों में पाकिस्तान बनने के लिए। एक हॉलोकॉस्ट को के माध्यम से पाकिस्तान बना, जिसमें 6-7 महीने के टाइम में लाखों की संख्या में लोग मारे गए, जिसमें ये नॉन मुस्लिम स्कॉलर का चीज बन रहा, हिंदू पे ही आघात पहले। इसके बाद पाकिस्तान बना कि भाई जहां पे मुसलमान मेजॉरिटी में उनके लिए एक अलग व्यवस्था है, जहां पे वो इस्लाम की व्यवस्था के साथ काम करे। उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म होना चाहिए था कि इंडिया में अब अगर मान लीजिए हमने कहा कि सेक्ट, पहले तो ये होना चाहिए जो धार्मिक और सांस्कृतिक अवधारणा हिंदुओं की, अब उसके आधार पर एक राष्ट्र बनेगा। नहीं, अब अगर आपने कहा कि हम ये बात नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि सेकुलरिज्म की अवधारणा के बाद आधार पर बात, तो उस सेकुलरिज्म की अवधारणा राइट टू इक्वालिटी, उस सेकुलरिज्म की अवधारणा का जो आधार था वो फ्रीडम था, हर एक किस्म का फ्रीडम था। उसमें आप ये एक्सेप्शन फ्रीडम के नाम पे क्रिएट नहीं कर सकते कि आप फ्रीडम के नाम पे फ्रीडम की कोई ऐसी अवधारणा रख सकते जो फ्रीडम को ही डिस्ट्रॉय करना चाहे। ये तो बात खत्म होगी। द प्राइस विच वॉज गिवन विच वॉज टू हाई, उसके बाद तो एक कंसेंसस होना चाहिए था कि चलिए अगर मान लीजिए, पहले तो वो बात भी अपने में विषय है, वो विघटनकारी विषय है कि जो लोगों ने पाकिस्तान माना वो पाकिस्तान इंडिया में ही रहे 95%, और बाद में सेकुलरिज्म की दुहाई देने लगे। फिर जब सेकुलरिज्म की दुहाई की, फिर वो सेकुलरिज्म की ऐसी सोच कर रहे थे कि जिसमें एक एक्सक्लूशन जिंदा रहे, जिसमें ये अधिकार जिंदा रहे जो अधिकार मुस्लिम्स क्लेम कर रहे थे उनका अधिकार है, क्योंकि अल्लाह ने इनको कहा है और कुरान के फरमान में लिखा है और प्रॉपर्टी ने वो करके दिखा है। वो व्यवस्था यहाँ पे लाइफ रहनी चाहिए। तो जिस आधार पे पाकिस्तान बना, जिस विचार के आधार पे पाकिस्तान बना, उस विचार को इनकॉर्पोरेट करना, पाकिस्तान की मूवमेंट के, पाकिस्तान के दार्शनिक पहलू को ऑन करना ही भारत के सेकुलरिज्म की
विक्ट्री है या इसका ये मापदंड है, इसी के आधार पर इसको देखना है। इस बात को मानना तो खुदकुशी वाली बात होगी। पार्टीशन के बाद तो इस बात को लेकर क्लियर की एक बाउंड्री होनी चाहिए थी कि जो ये यहाँ पे मुसलमान रहे उसको समझना चाहिए कि कोई एक्सक्लूसिव पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव, ये पर्सपेक्टिव एक्सेप्टेबल नहीं है इस व्यवस्था में। लेकिन एक रिवर्स हो गया, मुस्लिम कम्युनलिज्म को एडजस्ट करने की प्रोसेस को सेक्युलरिज्म कहा गया और यह प्रक्रिया कश्मीर से शुरू हो गई और विभिन्न तरीकों से इंडिया में चली, जिसमें एक तरीका ये वक्त का इंस्टीट्यूशन वो जैसे कश्मीर में उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करें, जब कश्मीर का विलय इंडिया के साथ हुआ, जम्मू कश्मीर का विलय इंडिया के साथ हुआ, तो इस बात की घोषणा की कि भाई जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, इसने अपनी इसके लोगों ने और वहां के राजनीतिक दलों ने अपनी मर्जी से भारत के साथ विलय किया, इससे एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इंडिया के उसमें पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया और ये सेकुलरिज्म की एक बहुत बड़ी विक्ट्री हुई। इस बात को सामने आया और इस बात को इतने साल अभी तक चलाने की कोशिश की। इस बात को छुपा के कि एक्सेशन के बाद जब भारत के नेताओं ने, नेहरू ने वहां के नेताओं को कहा कि भाई अब आप कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो जाए, तो उन लोगों वहां के नेताओं ने उनको कैटेगोरिकली कहा कि हम भारत के संविधान के दायरे में उतना ही है जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के सब्जेक्ट है, बाकी यहाँ पे अलग संविधान बनेगा और वो अलग संविधान इसलिए बनेगा क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, मुसलमानों की अलग अवधारणा, अलग सेंसिटिविटी है। यहाँ पे सेक्टर अवधारणा के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, यहाँ के मुसलमानों को तय करना है हमको क्या बनाना है। तो जो जम्मू कश्मीर बना है, स्पेशल स्टेटस स्टेट बना, वो स्पेशल स्टेट इस प्रिंसिपल को मान के बना, जो कांग्रेस के लीडर्स थे और बाकी लीडर्स ने नहीं माना कि भाई जम्मू कश्मीर चूंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहां पे वो संवैधानिक व्यवस्था नहीं रहेगी जो संवैधानिक व्यवस्था बाकी देश में रहे। तो इन्हें वे उस आधार को, जिस आधार पे पाकिस्तान बना, उस आधार को माना भारत के नेताओं ने कि भाई जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ जो विलय है, इसके बाद जो वहां की व्यवस्था, वहां पे चलाने की व्यवस्था, वहां के कानून का हम निर्माण करेंगे, उसका आधार वही होगा जो पाकिस्तान बनने का आधार। तो हमने मुस्लिम कम्युनलिज्म के साथ या मुस्लिम एस्पिरेशन के साथ जुड़ने, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उसको सेकुलरिज्म की व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए या सेकुलरिज्म को उस व्यवस्था के लिए कंपैटिबल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर, और उस प्रक्रिया में हमने भारत की ही धरती पे पाकिस्तान बनाया, भारत के संविधान के संरक्षण में, और हमने कहा कि ये सेकुलरिज्म की हिस्ट्री है। वक्त भी एक कॉन्सेप्ट है जो अल्लाह के प्रति समर्पित है, इसलिए चूंकि वो अल्लाह के प्रति समर्पित है, इसलिए कुरान के प्रति समर्पित है और इसलिए हदीस के प्रति समर्पित है। तो वो कौन वक्त को हमने बोला कि हम भारत की संवैधानिक व्यवस्था में जगह देंगे, उसको रखेंगे, उसको स्पेस दे देंगे। तो हमने फिर से उसी विचार को हमने इस धारणा को रखा कि हमारे पास जो क्षमता है, हमारे पास वो दर्शन है जिसके आधार पे हम इंटॉलरेंस को टॉलरेंस के गर्भ में जीवित भी रख सकते हैं और टॉलरेंस को जिंदा भी रख सकते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन तो इस्लाम का, जम्मू कश्मीर का कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पहुंचा, वहां का भी चल रहा है, वहां पे जारी वॉर चल रहा है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि भाई जो वक्त है, जो जिहाद की कल्पना है, और जिहाद की कल्पना इस्लाम की बहनों की वो जिहाद इस्लाम के डिस्पोजल पे है, एक व्यवस्था है। मजहबी जो रवादारी, मजहबी जो लक्ष्य है इस्लाम, उसका एक इंस्ट्रूमेंट है, वक्त भी वही इंस्ट्रूमेंट। तो वक्त एक ऐसी इंस्ट्रूमेंटलिटी है जो इंस्ट्रूमेंटलिटी अल्टीमेट
इस्लामिक एक्सक्लूजन को प्रोटेक्ट करने की एक व्यवस्था है। और ये सिर्फ मस्जिद और स्कूल चलाने की व्यवस्था नहीं, हमको ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ इतना ही है। अगर हमको आप स्कूल चलाइए, आप कोई ट्रस्ट चलाए, आप जानते भी इतना नहीं है। वक्त का कॉन्सेप्ट ओवर इनकम्पासिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर वक्त सिर्फ ये 3 चीजें कर रहा है तो वक्त इस्लामिक इंस्टीट्यूशन रहेगा ही नहीं, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट भी नहीं रहेगा। जिस तरह से कोई भी इस्लाम की भलाई का काम अपने आप को प्रोसेटाइजेशन से बाहर नहीं रख सकता, अपने आप को काफिर को कम करने या खत्म करने की प्रक्रिया से पीछे नहीं रख सकता है। कोई भी इस्लामिक भलाई का काम शिर्क को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। शिर्क हो गया कि जहां पे आप मल्टीपल डिविनिटीज को वर्शिप करें, मल्टीपल गॉड्स को माने, या अल्लाह के अलावा किसी और गॉड को माने। तो कोई भी व्यवस्था, इस्लामिक व्यवस्था, इसको मान्यता देगी ही नहीं। और अगर वो ऐसी व्यवस्था को मान्यता देगी तो वो इस्लामिक व्यवस्था रहती नहीं है। तो भाजपा के लेवल पे वक्त के डिबेट पे उन्होंने कहा कि किस बात को हम छेड़ेंगे नहीं। यही कांग्रेस भी कर रहा था बहुत बार। लेकिन क्वेश्चन को एड्रेस कीजिए, जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट्स आई, दो इसके जो भी चेंजेस आए थे आर वेलकम, बट जैसे आप बोल रहे हैं उन्होंने मुस्लिम एक्सक्लूसिविज्म को लेजिटिमाइज ही किया बाय नॉट एब्रोगेटिंग इट और अबॉलिशिंग इट। सो एंड दे सेड इट इन पार्लियामेंट लाइक कि हाँ, जैसे सुधांशु त्रिवेदी ने स्टेटमेंट्स दिए कि हम जो अच्छे मुस्लिम हैं, ईमानदार मुस्लिम हैं, शरीफ मुस्लिम हैं, हम तो उनका फ़ायदा चाहते, तो ये उनके बेनिफिट पे भी नहीं था। सो व्हाट इज़ द आंसर? यदि हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम एबॉलिश कर सके, एब्रोगेट कर सके, तो हम इसके पैरेलल एक सनातन व्यवस्था शुरू करें। सनातन एक्ट से आनंद रंगनाथन जी बात कर रहे हैं, यदि हमें एबॉलिश करने की हिम्मत नहीं है। पहली बात तो हम थोड़ा बहुत मैं आपको पुराने प्रश्न पे देखता हूँ। तो जो भी ये चैलेंज है कि हमको यार इस्लामिक व्यवस्था को सेकुलरिज्म के भीतर लाना है, और हमको ये भी मालूम है कि इस्लामिक व्यवस्था सेकुलरिज्म को मानती नहीं। राइट। तो हम क्या कर रहे हैं? इस्लाम क्या कर रहा है? उनकी तरफ से क्लियर रहती है कि सेकुलर स्पेसेस जो है उनको इस्तेमाल करके इस्लाम को आगे चलाना है, सेकुलरिज्म को कहीं पर रिकॉग्नाइज करके नहीं। ये ग्लोबल ट्रेंड इस वक्त इवन मुस्लिम ब्रदरहुड भी, या मुस्लिम ब्रदरहुड की विचार से प्रेरित जो मूवमेंट ग्लोबली है, वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में वहाँ के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशंस का इस्तेमाल करके मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रचार को या उसकी व्यवस्था को फैला रहे हैं। तो पिछले 40 साल से एक पर्सपेक्टिव जिंदा रहा है कि भाई जो पहले मुस्लिम सोसाइटी या मुस्लिम लीडरशिप्स कहते थे कि सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी इस्लामिक गोल के साथ इनकम्पैटिबल है, उन्होंने सडनली ये समझना शुरू किया कि भाई डेमोक्रेटिक और सेकुलर व्यवस्था को हम इस्तेमाल करके इस्लामिक गोल को बना सकते। हम अंदर से, भीतर से घुस करके इस व्यवस्था के वीकनेसेस को या इसकी स्पेसेस को, फ्रीडम स्पेस को इस्तेमाल करके इस व्यवस्था को अंदर से खत्म कर देंगे। ये एक सोच बनी है। ये हमने अल्जीरिया में देखा, ये हमने टर्की में देखा, ये हमने मलेशिया में देखा, ये हमने किसी हद तक इंडोनेशिया में देखा, ये हमने इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज में देखी। लेकिन ये बात हम 47 से ही इंडिया में देख रहे हैं कि ये सोच कि हम एक एक्सक्लूसिव रिलीजियस थॉट को एक इंक्लूसिव प्रोसेस का हिस्सा बना सकते हैं, जो विघटनकारी सोच कांग्रेस ने पनपाई, वो सोच अब भी चल रही, ये भाजपा तक अभी तक है। तो उन्होंने कहा कि हम एडजस्ट करेंगे, तो व्यवस्था आएगी कि हम मुस्लिम थॉट की या मुस्लिम कम्युनलिज्म के वेरिएंट्स को देखेंगे, फिर हम देखेंगे इन वेरिएंट्स में से किस वेरिएंट के साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं, और उस वेरिएंट के साथ अलायंस करके हम कहेंगे कि हम सेकुलर मूवमेंट को चलाएंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मुस्लिम कम्युनलिज्म था, उसको मुस्लिम कम्युनलिज्म का या इस्लामिक थिंकिंग का एक वेरिएंट माना गया। वो वेरिएंट क्या था? वो वेरिएंट ये नहीं था कि वो इस्लाम के खिलाफ है, वो वेरिएंट ये नहीं था कि वो सेकुलरिज्म को मानता है, अक्षरशः मानता है, आइडियोलॉजिकली मानता है। वो वेरिएंट ये था कि भाई चूंकि जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अलग राजनीतिक व्यवस्था चाहती है, पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था से अलग,
वहां का मुस्लिम लीडर जो अनडिस्प्यूटेड उसको बनाया गया, वो कांग्रेस ने ही उसको अनडिस्प्यूटेड बनाया, वो अनडिस्प्यूटेड नहीं था शेख महमूदुल्लाह। वो चाहता था कि रिकॉग्नाइज उसको, जिन्ना उसको रिकॉग्नाइज करे कि वो जम्मू कश्मीर के मुसलमान गवर्नमेंट, जिन्ना ने ये रिकॉग्नाइज नहीं किया तो उन्होंने बोला ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ फिर नहीं जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? इस विचार को लेकर ब्रेक, इवन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी ने इस एक्सेशन को रेटिफाई किया और इसकी घोषणा की कि हमने रेटिफाई किया, यूनानिमसली रेटिफाई किया, उस वक्त भी शेख अब्दुल्ला ट्राई कर रहा था जिन्ना से मिलने की और जिन्ना के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हैमर करने की। जम्मू कश्मीर के कम्युनिस्टों की मदद से कोशिश की गई कि शेख अब्दुल्ला मिले जिन्ना ने कहा, जिन्ना ने बोला कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। जो ही मैं इस्लामिक नेशन के कॉन्सेप्ट में एक सब नेशनल इस्लामिक एंटिटी को मानूंगा तो इस्लाम पाकिस्तान की नोशन खत्म हो जाएगी, मुझे ये नहीं मानना है। अब जब शेख अब्दुल्ला ने इसके कारण एक्सेशन इंडिया के साथ किया तो बेसिकली शेख अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की जो राजनीतिक व्यवस्था के साथ, क्योंकि उसका पॉलिटिक्स या उसका पावर पॉलिटिक्स एडजस्ट नहीं होता था, उसके साथ डिसएग्रीमेंट किया। इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ डिसएग्रीमेंट नहीं किया। जो इस्लामिक सोच है उन्होंने कहा है कि मैं व्यवस्था का निर्माण कर सकता हूँ। जो बात मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर्स को 50 साल के बाद समझ में आई, 40 साल के बाद समझ में आई, शेख अब्दुल्ला को 47 में ही ये समझ में आ गया कि एक डेमोक्रेटिक सेकुलर सिस्टम में एक मुस्लिम स्टेट का निर्माण किया जा सकता। तो आप भारत सरकार ने कहा कि जो ये मुस्लिम कम्युनलिज्म का जो वेरिएंट है, इसके साथ हम एक कंप्रोमाइज कर सकते हैं, इसके साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं और इसको भी सेकुलरिज्म बोल सकते हैं। तो यहाँ के हिंदू लीडर्स ने प्राइमरली ढूंढना चाहा वेरिएंट्स ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइम्स उनको अगर लगता है कि इस वेरिएंट के साथ हम एडजस्ट करें। अब वो मुस्लिम लीग तो प्री पार्टीशन की मुस्लिम लीग खत्म हो गई और अब पार्टीशन के बाद की जो मुस्लिम लीग आ गई, जो कहते हैं कि हम भारत के संविधान में रहेगी, इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। भले ही उस मुस्लिम लीग की विचारधारा वही हो जो विचारधारा मुस्लिम लीग की धार्मिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर में मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर वो विचारधारा वही हो जो पार्टीशन से पहले हो, इन्होंने बोला कि आप इस वेरिएंट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सोच चल रही थी कि हम वक्त के कॉमनल एसेंस को, एक्सक्लूसिव एसेंस को इग्नोर करके वक्त को एज एन इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंटलिटी फंक्शन करने दे सकते हैं। और ये भी जिस तरह से इनका विचार था 47 में कि शेख अब्दुल्ला को हम एम्पावर करके नेशनल कॉन्फ्रेंस या मुस्लिम कम्युनलिज्म को एम्पावर करके हम मुस्लिम कम्युनलिज्म को सेकुलराइज भी करेंगे और डेमोक्रेटाइज भी करेंगे। हुआ ये कि मुस्लिम कम्युनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सेकुलराइज नहीं हुआ, ये डेमोक्रेटाइज नहीं हुआ। इसने डेमोक्रेटिक सेकुलर स्पेस को इस्तेमाल किया और अंतोगतवा एक आर्म मिलिट्राइज जहाद कश्मीर में पनपा। इसी धरती से जो ही आपने मुस्लिम कम्युनलिज्म को सेकुलर लेजिटिमेसी देनी, उसी धरती पे आपने एक ऐसा सपोर्ट स्टिकर खड़ा किया जिसको आप खुद भी खत्म नहीं कर सकते। इसलिए जब आप कहते हैं कि ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स क्या है, सेपरेटिज्म के, मुस्लिम कम्युनलिज्म के, पाकिस्तान के, वो सारे ओवरग्राउंड जो सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो पब्लिकली पाकिस्तान की विचारधारा के विरोध करते हैं। वो पब्लिकली कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेने के लिए तैयार है, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ, और अपने आप को बीच में, भारत के गर्भ में बीच के में रह के अपने विघटनकारी काम को चलाते। जिस तरह से ओवरग्राउंड वर्कर काम करता है, जिस तरह से ओवरग्राउंड वर्कर का एक सबवर्सिव पोटेंशियल है, उसी तरह से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी विचारधारा डिसरप्टिव हो, एक्सक्लूसिविस्ट हो, वो उससे भी बड़ा सबवर्सिव रोल प्ले करती है। ओवरग्राउंड वर्कर को तो आप अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरग्राउंड व्यवस्था को आप क्या करेंगे? आप देवबंदियों को क्या करेंगे? आप अहले हदीस को क्या करेंगे? और वक्त ने तो दिखाया कि ये एक व्यवस्था है जो भारत को
लड़ाई लड़ने के बगैर ही क्लेम करना चाहती है एज अ पार्ट ऑफ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। देखिए मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि इन्होंने कहा, ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई 2013 तक 18 लाख एकड़ जमीन प्रॉपर्टी वर्थ वो इनके पास थी, वक्त के पास थी। अच्छा, फिर कहते हैं 2013 के कानून के बाद 21 लाख एकड़ की जमीन के बराबर जमीन इन्होंने ऐड कर दी 10 साल। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 39 लाख एकर्स या लड़ाई करने के बगैर, कब्जा करने के बगैर इस्लामिक प्रॉपर्टी का, इस्लामिक व्यवस्था का एक लीगल, जिसको आप क्लेम और लीगल जो उसकी ओनरशिप उन्होंने कर दी, सिर्फ कर दिया के बेसिस पे, सिर्फ कुछ नहीं किया। और 39 लाख एकड़ कितना होता है? ये यहाँ पे तो ये इसको अंडरमाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए ये तीसरी बड़ी प्रॉपर्टी है। पहली बड़ी प्रॉपर्टी इंडिया में रेलवेज के पास, उसके बाद डिफेंस के पास है, और तीसरी प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन पूरी दुनिया में यही कह रहे हैं भाजपा के लीडर्स के, पूरी दुनिया में कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके पास उतना इतनी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी इतनी है जो लाहौर एरिया से ज्यादा दुगना है। अच्छा, मतलब पाकिस्तान बनने के बाद टेरिटोरियल क्लेम बनाना, लड़ाई के बगैर, मुस्लिम लीग के अभियान के बगैर, हॉलोकॉस्ट के बगैर, मारने के बगैर, और आपकी और मेरी रजामंदी के साथ, विल के साथ, आपके और मेरे कानून को जिसको हम मानते हैं उसकी शपथ लेके ये व्यवस्था का निर्माण, इससे बड़ी डिसरप्टिव व्यवस्था क्या हो सकती है? इट वॉज क्रिएटिंग virtually a Pakistan without fighting a war, without leading a movement, without anyone saying anything about it, simply by creating a concept based on our foolishness, or concept based on our cowardice, that we want to avoid this conflict. हम ये ideological concept avoid करना चाहते हैं, कोई तरीका निकालो। 15 करोड़ मुसलमानों को लगे कि भारत में वो अपनी रिलीजियस आजादी के साथ रह रहे हैं, और इसके लिए अगर 100 करोड़ हिंदुओं को गुलाम भी बनना है, ये करना चाहिए, ये प्लॉसिबल है। अदरवाइज 15 करोड़ मुसलमानों को क्या कर सकते हैं? 100 करोड़ हिंदुओं को गुलाम बनाया जा सकता है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ऐसी सोच जब सेकुलर सोच बने तो ये तो खुदकुशी वाली सोच है। ये सोच कांग्रेस ने शुरू की, ये बीजेपी चलाना है। अदरवाइज मुझे बोलिए कि बीजेपी बोल रहा है कि भाई 2013 में जब वक्त ने बिल को अमेंड किया, उसके बाद दुगना से भी ज्यादा प्रॉपर्टी वक्त के पास आई। 2013 के बाद से अभी तक बीजेपी ने इस इशू को क्यों नहीं उठाया? बीजेपी ने इस इशू को क्यों नहीं उठाया कि एक ऑलरेडी एक व्यवस्था बनी है कंट्री में, दैट इज अ जिसको आप कहिए a state within the state। और जब बीजेपी पावर में था, मेजॉरिटी में था, बहुत से बीजेपी के हितैषी कहते हैं कि भाई बीजेपी इतना ही अमेंड कर सकती थी, क्योंकि उनको अपने एनडीए में एक कॉन्सेंसस करना था, और वो खुद माइनॉरिटी में है, वो नहीं कर सकते थे। तो एक विचार तो करना है, जब बीजेपी मेजॉरिटी में थी वो 10 साल क्यों वेट किया हो? साधारण बात नहीं, कोई छोटी मोटी चोरी चकारी नहीं हो रही थी, छोटा मोटा करप्शन नहीं हो रहा था, कंट्री को टेक ओवर करने की बात हो रही थी। और बीजेपी ने ही अपने आर्ग्यूमेंट में कहा कि भाई यहाँ पे विलेजेस के विलेज वक्त ने क्लेम किया कि ये हमारे को उस समय में हमको दिया गया, आज़ादी के पहले भी हमको ये दिया गया, इस्लाम के रिजल्ट से पहले भी, इस्लाम के जन्म होने से पहले ही हमारी वक्त की ये बीजेपी ने एग्जाम दी। ये मंत्री को भी क्लेम करते, बीजेपी ने कहा कि भाई पार्लियामेंट हाउस की जो प्रॉपर्टी है वो वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के इर्द गिर्द जो सारी प्रॉपर्टी है वक्त की प्रॉपर्टी, इनके सामने एक क्लियरिटी थी। देयर वाज अ टेक ओवर ऑफ द
land of India which was taking place. There was not only takeover of land of India which was taking place, there was a takeover of the properties of India which was taking over in the name of Islam, for the sake of Islam. ये कितनी बड़ी बात है. आप एक ओवरग्राउंड वर्कर को अरेस्ट करते हो कि तुमने जो आपके डिपार्टमेंट में काम करता है, आपकी नौकरी में करता है, आपके पुलिस में काम, वो अरेस्ट करते हो, डिसमिस करते हो, ठीक बात करते हो. लेकिन उससे ज्यादा डिसरप्टिव आप तो ये है, आप एक इंस्टीट्यूशन को बनाते हो जो पूरे इंडिया को क्लीन करना चाहता है एज ए मैटर ऑफ आइडियोलॉजी, दिस आइडियोलॉजी, और आप कहते हो कि आप इस इंस्टीट्यूशन को रहने देंगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को हम रहने देंगे, क्योंकि अब हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग को विद द स्कोप ऑफ ये लाइन. तो आप ये कहते हो कि भाई हम कम्युनिज्म को ऑपरेट करने देंगे अगर कम्युनिज्म हमारे बेसिक कुछ चीजों को ट्रांसग्रेस नहीं करेगा. तो आप एक परमानेंट व्यवस्था का निर्माण करते हो जिसमें ये कम्युनिज्म जिंदा रहे, इसको सेकुलर लेजिटिमेसी मिलती रहे, वो अपना काम करता रहेगा, अपने आप को प्रतिपादन भी करता रहेगा, परपेचुएट भी करता रहेगा, और आगे आने वाले समय में उस मौके की तलाश में रहेगा जब उसकी जो ताकत बनी है उसके आधार पे वो क्रिएट करे सब कुछ. आफ्टर ऑल जो पाकिस्तान की मूवमेंट बेसिकली डोनेशन मूवमेंट से बड़ी व्यापक मूवमेंट थी. उसमें करीब जो इंडिया का था वो चाहता था कि भाई अंग्रेज जा रहे हैं, अंग्रेज उससे पहले तो हम लोग को बराबर थे इंडिया के, ये सारा इंडिया हमको वापस क्यों नहीं देते हैं. That was the talk. That we have to claim all of India. इसको कैसे करें? उसका पहला डिसाइसिव स्टेप ये था कि भाई हम सब पाकिस्तान को क्लेम करें. हम अंग्रेजों को बोलेंगे कि भाई आप जाओ यहाँ से, लेकिन हमारे ये अलग स्टेट का निर्माण करो. तो पाकिस्तान बन गया. वो इस बात को लेके बन गया भाई मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्था. लेकिन ये पाकिस्तान के बनने की व्यवस्था ब्रिटिश एरिया में थी. जिन इंडिया के एरियाज में ब्रिटेन डायरेक्टली रूल करता था वहां पे पार्टीशन बना. लेकिन दूसरा एरिया था जहां पे ब्रिटेन हुकूमत करता था इनडायरेक्टली, जो प्रिंसली स्टेट्स थे. प्रिंसली स्टेट्स में उन्होंने तय किया मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कि यहाँ पे लोग तय नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रिंसेस तय करेंगे कि वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ. पहले तो इसको भी वेग रखा था कि ये भी रखा था कि शायद इंडिपेंडेंट रहना चाहे तो नहीं. तो बाल्कनाइजेशन का एक पूरा एक माहौल था कि 560 के करीब या 500 जो ऐसे स्टेट्स हैं यहाँ के राजा डिसाइड करें. मुस्लिम लीग ने इसको सपोर्ट किया. उसने क्यों सपोर्ट किया? मुस्लिम लीग को मालूम था कि अंग्रेजों की मदद से हमने एक मुस्लिम टेरिटरी जहां पे एक मुस्लिम स्टेट हो वो निर्माण किया. तो हमने जो इंडिया को कब्जा करने की प्रोसेस थी इस्लाम की, उसको हमने 50% तो रेस्टोर कर दिया. अब बाकी इंडिया में हम क्या करें? उन्होंने कहा कि अब ईस्ट इंडिया जो इंडिया इस साइड से बना, इसमें 4 स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ आ सकते हैं. तो 4 प्रिंसिपल स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, भोपाल और जूनागढ़. और इंडिया के बीच में एक पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान वेस्ट में बन गया, इंडिया के पाकिस्तान ईस्ट में बन गया. इसके बीच में 4 पाकिस्तान होंगे क्योंकि वहां का जो राजा है बाय वर्च्यू ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस इट हैज टू जॉइन पाकिस्तान. तो हम सिर्फ 2 पाकिस्तान नहीं बनेंगे, 6 पाकिस्तान बनेंगे. देयर विल बी 6 इस्लामिक स्टेट्स विद इन इंडिया विद मिलिट्री पावर, with a population which is parabolic. पूरी इंडिया को ओवरटेक करने की व्यवस्था हमारी पास है, तो हम कर पाएंगे. ये क्या करेंगे? इनके पास तो हुकूमत करने का भी, इनको तो ये हमारी बातों को समझने का तो इनके पास इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ही नहीं है. हिंदू लीडरशिप और सेकुलर हिंदू लीडरशिप दोनों के पास दे हैड अ कंटेंट फॉर देयर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. उनको लग रहा था इनकी ही नहीं, इनको इजीली मैनेज किया जा सकता बाय स्टेलिंग डॉगमास और बाय स्टेलिंग फॉर्मुलेशंस जो डिसरप्टिव है, लेकिन वो उसको सेकुलर के नाम पे आत्मसात.
तो दूसरी व्यवस्था थी कि भाई 4 पाकिस्तान बनने चाहिए, वो व्यवस्था किसी कारण से नहीं चल पाई। तो तीसरी व्यवस्था का निर्माण हो गया कि हम सेकुलरिज्म की स्पेस को कैसे इस्तेमाल करें, माइनॉरिटी राइट्स को कैसे इस्तेमाल करें इस्लाम के फैलाव के लिए। The expansion of ultimately claiming of India as a part of the Muslim property or as a part of the Islamic empire, उस प्रोसेस में किस तरह से सेकुलरिज्म को डिप्लॉय किया जाए, ब्यूटिफुली एस्टिट्यूटली मुसलमान स्कॉलर्स ने किया। और अब ऐसी व्यवस्था इस वक्त भाजपा के टाइम पे बन रही है और भाजपा की उद्घोषणा है, वो कहते हैं कि भाई हमारे टाइम पे सिर्फ 90% जो फंड्स हैं, जो स्कीम्स हैं, वो मुसलमानों को, जो माइनॉरिटीज के लिए है वो मुसलमान लेते हैं। वो घोषणा करते हैं हमारे टाइम पे हो गया, वो घोषणा कर रहे हैं कि भाई हमारे टाइम पे छोटे समय में 200 से भी ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स बन गए, क्योंकि हमने उर्दू को इंट्रोड्यूस किया सब्जेक्ट IAS एग्जाम देने का। इसके सबवर्सिव पोटेंशियल को, इसके रैशनल को क्या हमने क्यों किया? वो कहते हैं हम कमाल कर रहे हैं, मुसलमान को एम्पावर कर रहे हैं, इतना ही वो बोल रहे। उद्घोषणा के रूप में भाजपा बोल रही है कि भाई इतनी जो नेशनल स्कीम्स में, इन स्कीम्स में मुसलमान का शेयर 30% से भी ज्यादा। तो इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म, इन द नेम ऑफ empowering the minorities, the entire rights, the entire power of the state is being claimed on the same principles on which Pakistan was created. और उसको वक्त भी एक ही बात, हमको कहा जाता है कि अब हमने वक्त को रहने दिया। वो कहते हैं कि हम इस आइडिया के साथ को एडजस्ट कर सकते हैं जब तक हमारे पास प्रावधान है। वो ये नहीं कहते कि हम इस आइडिया को खत्म नहीं करना चाहते हैं, कंटेस्ट नहीं करना चाहते हैं। एक क्लियर कट मैसेज मुसलमान को देना चाहते हैं, ये डिसोसिएशन नहीं चलेगा, किसी के लिए भी नहीं चलेगा, हिंदू के लिए नहीं चलेगा, मुसलमान के लिए नहीं चलेगा। वो कहते हैं कि हमने एक स्ट्रेटजम क्रिएट किया, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को पैट्रनाइज करने का और स्पेशल स्टेटस बनाने का स्ट्रेटजम कांग्रेस ने क्रिएट किया और कहा कि इससे सेकुलरिज्म चला। ये कहते हैं इससे सेकुलरिज्म चलेगा। और देख लीजिए, आपने सुधांशु त्रिवेदी की बात की तो उसने कहा कि हमने पुराने वक्त को खत्म कर दिया और अब नया वक्त एक जरूरतमंद इस्लाम पर, ये ईमानदार परस्त और ईमानदार मुसलमान के लिए, उस यूथ के लिए हमने रखी। अब ये जो ये फॉर्मुलेशन है, ये फॉर्मुलेशन सुधांशु त्रिवेदी के मुंह से आ रही है, जब इसको मालूम है कि ईमानदार होना क्या होता है, ईमान को पालना क्या होता है। जैश मोहम्मद का जो एक्टिविस्ट है, अगर उनका जो टेररिस्ट अरेस्ट हुए हैं, गरीब मुसलमान, कभी पढ़ा लिखा है, कभी अनपढ़ भी है, लेकिन ईमान पर ईमानदार है। मुस्लिम मनी के करप्शन के चक्कर में नहीं, खुदा के लिए अपनी जान देने की उस आशा में, ये ईमानदार है। कहते हैं कि हम अब ईमानदार को लाएंगे। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ईमानदार को लाने का मतलब क्या हो। ऐसे वैसा ही सोच जो कांग्रेस की सोच थी, हम सेकुलरिज्म के नाम पे इस्लामिक आइडियोलॉजी को, कम्युनल आइडियोलॉजी को कंटेस्ट किया बगैर हम भाईचारे का एक मुस्तकबिल करेंगे। तो क्या बीजेपी आइडियोलॉजी न्यूट्रलाइज हो गई? मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत, जो बीजेपी बोलती है ना कि भाई ये कांग्रेस इतनी समझती नहीं कर, बीजेपी ने अपने 10 साल में जो मुसलमान के लिए किया वो उसके लिए किया। एक डीप आशा है मुसलमान का 1% को वोट डाल, बार बार उसकी हताशा यह है कि वो नहीं वोट डाल रहे। उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो कहते हैं कि हमने तो 10 साल में मुसलमान के प्रति इत्तेफाक किया जो इतने साल कांग्रेस ने नहीं किया, फिर भी मुसलमान कन्विंस क्यों नहीं हो रहा है कि हम उनके लिए कांग्रेस से बेटर हालत नहीं किए। पॉलिटिक्स ये बीजेपी का अगर आप पूरा आप देखेंगे ये वक्त को लेके चल रहा है, वो हिंदू को बोल रहे हैं देखो, पहले तो ये बातें नहीं होती थी ना, पहले तो कोई ये बात नहीं करा, तो जो हम बातें कर रहे हैं कि भाई मुसलमान किस तरह से क्लेम कर सकता है आज़ादी के पहले के लैंड का, एवं हिंदू मुसलमान के आने से पहले का भी जो लैंड है वो किस तरह से, हम तो ये बात कर रहे हैं, हम हिंदू बात कर रहे हैं, ये किसी ने नहीं किया।
अपने आप को हिंदुत्व का पुजारी कहते हैं, हिंदुत्व का फॉलो कहने के बगैर हम तो हिंदू का काम कर रहे हैं, और मुसलमान को बोल रहे हैं कि देखो हमने कितना शेयर दिया आप क्यों नहीं समझ रहे हो? तो उनको लग रहा है हम दोनों को लपेटे में रख रहे हैं। हिंदू को बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा ही काम हो रहा है, अभी कुछ टाइम लगेगा। ये बहुत जबरदस्त रॉट अंदर साथ, इसको ठीक करने के लिए हमको काम करना है, एकदम से नहीं होगा। बहुत बार हम मजाक में बात करते हैं कि भाई जब हम 47 में आज़ाद हो गए और उस वक्त फिर हमने यहाँ का कानून बनाना शुरू किया, तो अगर भीम साहब अम्बेडकर या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऐसे हैं, वो कहते थे यार तुमने हजारों साल से तो शख्स ही राज किया, राजाओं ने यहाँ पे राज किया, नवाबों ने यहाँ पे राज किया, हमारी तो डेमोक्रेसी की एक्सपीरियंस ही नहीं है, हमारा तो डेमोक्रेसी का कल्चर ही नहीं है। हर आहिस्ता आहिस्ता से डेमोक्रेटिक बनेगी, तो अभी हमको पूरी डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसी व्यवस्था का नाम निर्माण करते जो थोड़ा बहुत राजाओं के भी हक में है, थोड़ा बहुत नवाबों के भी हक में है, थोड़ा बहुत लोगों को और राइट्स मिल जाते और कहते कि देखो जो हम आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को तो एक वन शॉट रिकॉग्नाइज किया। या वो कहते कि भाई जिस राजा ने यहाँ की हुकूमत की है, मुगलों ने खास तौर से, उन्होंने तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को फॉलो ही नहीं किया, और यहाँ के लोगों को इक्वालिटी का एक्सपीरियंस ही नहीं है पॉलिटिकल, इसलिए अब इक्वालिटी को आहिस्ता आहिस्ता से लाएंगे। तो वो बना रहे थे इनइक्वालिटी के पर्सपेक्टिव्स। तो जब इक्वालिटी के प्रिंसिपल को हमने एंडोर्स किया एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमने एक स्टेप में किया। लेकिन भाजपा ने पावर में आने के बाद बोला कि भाई अभी मैं कांग्रेस की तरह मुझे करने दो, रॉट अंदर बहुत कब्जा बहुत ज्यादा है, मुझे अभी बहुत टाइम लगेगा, मेरे लिए ये स्पेस दे दो। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल फिलॉसफी को बनाया। उन्होंने कहा कि भाई जो कांग्रेस करना था वो अपीजमेंट करना है, और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी स्ट्रेटजी है। ये एक व्यवस्था करने अभी चल रहा है, अभी उससे वो कामयाब हो रहे हैं। अभी वो हिंदुओं को बताने में कामयाब हो रहे हैं कि हम कांग्रेस से थोड़ा बेहतर हिंदू हैं, कांग्रेस से थोड़ा कम विघटनकारी है। अभी जो प्रमुखता से जो एक पोजीशन लें, 10 साल बहुत बड़ा समय होता है अंग्रेज, खास तौर से रेवोल्यूशन, क्रांतिकारी चेंजेस इस तरह से आ जाती है। अगर नेताओं की मंशा, मैं समझता हूँ कि बुरे समय में हम हैं, हम अमृत काल में नहीं हैं, हम विष काल में चलते आ रहे हैं। कांग्रेस का भी एक विष, हम जब मैं कहता हूँ मैं हिंदू कहता हूँ, लपेट के कहता, और हमारे लिए सबसे खतरनाक बात ये नहीं है कि कांग्रेस का काल ये समझना और इस बात को कहना कि कांग्रेस का काल किस तरह से विष काल, इस बात में बातें हो रही हैं। हमारे पास, हमारे सामने सबसे घातक ये है, एक विष काल को अमृत काल कहना, ये सेल्फ सबवर्शन है। भाजपा में आइडियोलॉजिकल लेवल पे जो वक्त का ये काम है, ये इंटरनल सबवर्शन है। ये एक मेथड है टू कोएग्जिस्ट विद एन आइडिया ऑफ इंटॉलरेंस, कोएग्जिस्ट विद एन आइडिया ऑफ जिहाद, वाइल प्रोक्लेमिंग कि वो जिहाद को फाइट कर रहे हैं, एक्सक्लूजन को फाइट कर रहे हैं। तो इसमें ये पैराडॉक्स है, इस पैराडॉक्स को कल्टिवेट करना, नरिश करना, प्रेजेंटली भाजपा की ये पॉलिसी, ये पॉलिसी हमको कहाँ में ले जाएगी? ये भगवान क्या वो वास्तव में अपने आप को बदल दें? हम चाहते हैं वो अपने आप को बदल दें, क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर सुधांशु त्रिवेदी जैसा व्यक्ति ये नहीं समझता है कि ईमानदार होना क्या होता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, बहुत सी बातें वो करता है वो हमने सुनी होती है, हमको क्लियरली लगता है कि यह पढ़ा लिखा व्यक्ति ही नहीं, सांस्कृतिक तौर पे एक संवेदनशील व्यक्ति कर रहा है। और अगर ऐसा व्यक्ति एक विघटनकारी सोच को समझेंगे, इससे राष्ट्रवाद को हम फरीबूट कर सकते हैं, खतरा सबसे ज्यादा। तो एक फाइनल क्वेश्चन कि यदि द सो कॉल्ड हिंदू पार्टीज दैट इज बीजेपी, एटलीस्ट इसकी ब्रांडिंग इसी तरह की है,
यदि ये मुस्लिम एक्सक्लूसिविज्म को हेड ऑन नहीं ले सकती, सो व्हाट इज द आंसर? सनातन एक्ट या वो सिचुएशन को और खराब कर देगा? देखिए, ये बात आ गई कि लेकिन जिस व्यक्ति ने ये बात की, उसने पहले इस बात को एनिशिएट किया कि नॉर्मली ये एक्ट जाना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आप मजबूर हो तो फिर कॉमेंसुरेट आप ऐसा ही एक्ट क्लास बाई क्लास हिंदू के गिरा। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल काउंटर रिस्पांस की बात की। जैसे थियोरेटिकल आर्ग्यूमेंट नहीं, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, क्या हमारे ये क्यों नहीं। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट के माध्यम से वो बेसिकली कंट्रडिक्शन को उड़ाने की बात कर, कंट्रडिक्शन को एक्सप्लेन करने की बात कर। मैं समझता हूँ कि अभी हम व्यवस्था एक अल्टरनेटिव, अगर ऐसी बात है, ये मेरा मानना है और मैंने बहुत समय से ये कहा है, भाई कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है और बीजेपी कांग्रेस बन गई, हम एक ऐसी विषम परिस्थिति में है। लेकिन अभी हम ये समझते हैं, जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा फेलियर इंटेलेक्चुअल फेलियर हिंदुओं का है, हिंदू इंटेलेक्ट का है, जेन्युइन हिंदू इंटेलेक्ट का है। मैं वर्ड की बात नहीं कर रहा, वो अभी तक इस बात के जांचे में आ रहे हैं कि हमको फंडामेंटल्स पे बीजेपी को क्रिटिसाइज करना कम करना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पावरफुल आ जाएगी, कांग्रेस उभर के आ जाएगी। यह आर्ग्यूमेंट फ्लॉड है, क्योंकि यह आर्ग्यूमेंट बेसिकली कांग्रेस की टेंडेंसी को ही किसी और नाम से नरिश करने की एक टेंडेंसी। ये रेवोल्यूशनरी नहीं है, ये करेक्टिंग नहीं है, ये हेल्पलेसनेस के साथ एडजस्ट होने वाली व्यवस्था है। और बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए, कश्मीर का एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट, और ये मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है और उसके बड़े भयानक परिणाम आए हैं। जब 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को वहां से निकलना पड़ा, जिनोसाइड की जाति विध्वंस की प्रक्रिया रही, उन्होंने इस बात को आर्टिकुलेट किया कि भाई जो इन तरातल बनी, जिसके आधार पे हिंदुओं का जाति संहार हुआ, ये धरातल कांग्रेस की सोच के कारण, और उनका विचार था, समाज का विचार था जिससे मैं भी संबंधित, कि भाई अगर कांग्रेस को इस कंट्रडिक्शन से अगर उसको मालूम पड़े इससे नुकसान हो रहा है, हो सकता है कांग्रेस भी करेक्ट हो जाए, कांग्रेस के कमजोर होने से हिंदू स्पेस बढ़े। तो इस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के हिंदुओं ने, चाहे वो कभी वहां पे जनसंघ उतना ये नहीं था, उन्होंने कहा कि हमको ये ट्रांसफॉर्मेशन में एक मदद करनी चाहिए। और देश के टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस एक्सपर्ट ने लिखित रूप में कहा कि दो चीजों के कारण देश की राजनीति में परिवर्तन आया, अयोध्या की मूवमेंट के कारण और कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के कारण। ये तो डायरेक्टर चीफ ऑफ द इंटेलिजेंस ने लिखा हुई पुस्तकों में। तो कश्मीरी हिंदू ने जो भी काम किया उसमें ये सोच थी कि अब बीजेपी, लेकिन बीजेपी के जो नेगेटिव रोल, उसको कहा कि भाई हम इस बार अगर हम इसको बोलेंगे तो फिर तो व्यवस्था ही नहीं रहेगी, क्या करें। हमको ये मालूम था कि हमारा रिलीजियस क्लींजिंग कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुआ, जब बीजेपी पावर में था, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट पावर में थी, और यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट एक सेकंड भी नहीं चल सकती थी बीजेपी के सपोर्ट के बिना, बाहर से सपोर्ट करते। हमने इस बात को आर्टिकुलेट क्यों नहीं की? कभी मुझे लगता है कि शायद हम पॉलिटिकली उतने एक डिवास्टेशन हो गई, इस डिवास्टेशन में चाह रहे थे कि हमको कोई स्पेस तो रहे, किसी के पास जाने का तो कोई बहाना रहे। क्या इसके कारण कंपल्शन के कारण, या इसलिए कि आपको समझ नहीं थी कि भाई अगर बीजेपी पावर में होगी, हिंदू जीनोसाइड के साथ कोएग्जिस्ट हो सकती है, और हिंदू जीनोसाइड की प्रोसेस के डिनायल को एक पार्टी का डिनायल पार्टी की पॉलिसी बना सकती है, फिर अपनी गवर्नमेंट्स की पॉलिसी बना सकती है। अगर इस बात को हिंदू नजरअंदाज करे, कश्मीरी हिंदू ने नजरअंदाज किया, उसे आर्ग्यूमेंट यही था कि कुछ समय आएगा, कुछ देर बीजेपी को टाइम दे दो, बीजेपी कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी, वो ठीक नहीं होगी। और इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो जिनोसाइड को कंसोलिडेशन करने की व्यवस्था बन गई है। जिनोसाइड के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये होता है तो जिनोसाइड को करने वाले लोग
परपेट्रेटर्स जो होते हैं, जिन्होंने एक पूरे समाज को, एक पूरी जाति को, एक पूरे धर्म विशेष को या संस्कृति विशेष को या राजनीतिक वर्ग विशेष को खत्म करने का सोच लिया है, जब वो ये करते हैं तो वो समझते हैं कि भाई इसके साथ ही ये हमने नहीं किया है, ये किसी और कारण से हुआ है। तो डिनायल ऑफ जीनोसाइड की प्रक्रिया चलती है। कुछ लोग बोलते हैं कि डिनायल की प्रक्रिया इवन जीनोसाइड एनेक्ट करने से पहले से शुरू होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जीनोसाइड की प्रक्रिया के साथ चलती रहती है। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा है कि डिनायल ऑफ जीनोसाइड जीनोसाइड की प्रक्रिया की ही क्लाइमैक्स है, इसकी बात आज। जब आप विक्टिम को दूसरी बार मारते हो, आप विक्टिम को बोलते हो आपको अपने विक्टिम हुड का की मेमोरी को रखने का भी कोई अधिकार नहीं, ये भी अब खत्म कर देंगे, तो आप उसको बोलते हो कि हुआ ही नहीं। बहुत से एक्सपर्ट्स ने कहा कि डिनायल ऑफ जीनोसाइड है एक बात, लेकिन इससे बड़ा गाढ़ा कॉन्सेप्ट है कंसोलिडेशन ऑफ जीनोसाइड। जिस वक्त जिन लोगों को संज्ञान लेना चाहिए जीनोसाइड, वो कहेंगे कि यार हम इसमें लड़ाई लड़ रहे, खत्म नहीं करते हैं, ये कहें हुआ ही नहीं, ये अब इश्यू ही नहीं है। ये काम बीजेपी कर रही है, ये हमारे सामने है, हमारे सामने यही बात ही नहीं थी मैं कि बीजेपी आहिस्ता आहिस्ता से पावर में आ जाएगी तो फिर शायद बहुत सी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो जाएगी, वो सॉल्व नहीं हो गई। हमारी जीनोसाइड की प्रक्रिया कंसोलिडेशन ऑफ जीनोसाइड की थी, इसका नेतृत्व इस वक्त प्रेजेंट एग्जिस्टिंग लीडरशिप बीजेपी, मैं किसी का नाम नहीं कह रहा, जो इस वक्त यहाँ के हिंदू बुद्धिजीवियों की सोच है, वो समझते हैं कि अगर हमने ये बात की इससे कांग्रेस स्ट्रेंथन हो जाएगा, और कांग्रेस के स्ट्रेंथन होने से फिर वही बातें स्ट्रेंथन हो जाएंगी। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि बीजेपी को करेक्ट करने, अगर उनको लगता है कि प्रॉब्लम से करेक्शन की है, विचार से करेक्शन की है, विचार की नहीं है, उनको ये नहीं लगता है कि भाई ये करने से जब हम इंसुलेट करते हैं बीजेपी को क्रिटिसिज्म से, जब हम इंसुलेट करते हैं बीजेपी को जो नॉर्मल पॉलिटिकल प्राइस देना होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बिट्रे करने के लिए, अगर हम उससे हम इंसुलेट करते हैं, हम बीजेपी को कांग्रेस बनने की परिस्थिति में बहुत तेजी से धकेल रहे। और जो ये वक्त को लेती है, चला मैंने तभी शुरू किया कि भाई जो मैंने बातें की वक्त के बारे में, ये बीजेपी के लीडरों ने बोला कि वक्त वैचारिक स्तर पे ये क्या कॉन्सेप्ट है। फिर एग्जाम्पल देके उन्होंने कहा कि जो क्लेम कर रहे हैं वो क्या है, टेकिंग बिकमिंग ए स्टेट विद इन अ स्टेट, ये शब्द इस्तेमाल किया, मैंने इनमें सब कुछ कहा। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब हम इसमें ये अमेंडमेंट करके हम वो एग्जिस्ट कर सकते, ये नहीं कांग्रेस कर रही। शेख अब्दुल्ला को हम रखेंगे इंडिया के साथ, वो पाकिस्तान की अपोजिशन करेगा, हमारा काम हो गया, सेकुलरिज्म का भला होगा इससे, यही तो कांग्रेस सोच रही, यही तो कांग्रेस सोच रही थी कि हम मुस्लिम कम्युनिज्म को अकोमोडेट करेंगे विद इन द सेकुलर पावर शेयरिंग मैकेनिज्म्स, और उससे मुस्लिम कम्युनिज्म सेकुलर बन जाएगा। बीजेपी भी यही कर रही है बाय इम्प्लिकेशन, मौखिक रूप से भी यही कर रही है। और ये तो बीजेपी को उत्तर देना पड़ेगा कि भाई जिसको आप कांग्रेस की अटीजमेंट पॉलिसी बोल रहे हो, आपने उसको ही चलाया है और कांग्रेस से ज्यादा 2 गुना 2.5 गुना आपने अपीजमेंट की है। वो किस तरह से स्ट्रैटेजी और बन गई, वो अब अपीजमेंट नहीं है, स्ट्रैटेजी स्टैंड नहीं है। वो आपको बोल रहे हैं आप समझो, अभी कोई स्पेस दे दो। ये तो और इंटरेस्टिंग, कांग्रेस भी आपको बोलता था 90 में, हमको कश्मीर में चाहता था कि भाई शेख अब्दुल्ला को पावर देंगे और शेख अब्दुल्ला डेमोक्रेसी में आ जाएगा तो शेख अब्दुल्ला का कम्युनलिज्म खत्म हो जाएगा। शेख अब्दुल्ला का कम्युनलिज्म बढ़ता गया, कम नहीं, और कश्मीर में सेपरेटिज्म लाने की जो धरातल बन गई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बना है। तो यह एक सिलसिला है। आपने क्योंकि प्रश्न किया था कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, हम अभी बहुत पीछे जा रहे हैं, हम लड़ाई हार रहे हैं, हम आइडियोलॉजिकल लड़ाई, हमने जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किए हैं उनके लेवल पे हार चुके हैं, हम संघ के लेवल पे आइडियोलॉजिकल लड़ाई हार चुके हैं, हम भाजपा के लेवल पे भी आइडियोलॉजिकल लड़ाई हार रहे हैं। अब इस सारी व्यवस्था में क्या होगा, मैं कोई भविष्यवाणी देने वाला नहीं, मैं इतना ही हूं कि जो मुझे ये कहने का
मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं कोई कम्युनिस्ट नहीं हूँ। बहुत समय तक मैं भाजपा संघ का सपोर्टर रहा हूँ। अपने मन में मुझे ये इच्छा भी है कि वो करेक्ट हो जाए, लेकिन ये बात न कहने से मैं अपने आप को नहीं, मुझे ये बात कहनी है क्योंकि मुझे लगता है कि ये हिंदुओं के प्रति ये बहुत बड़ी ये जानती होगी, एक विश्वासघात होगा। मैं हिंदुओं को कहना चाह रहा हूँ, तुम आइडियोलॉजिकल बैटल बहुत हद तक हार चुके हो। और मुसलमान सेकुलरिज्म का इस्तेमाल, मुसलमान जो एक अलग व्यवस्था चाहता है, जिसको पूरे दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना है, वो मुसलमान इंडिया में सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक व्यवस्था में जीत रहा है। इस वक्त इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे मुसलमान एक बड़ी ही लिबरल सोच को लेकर कंसोलिडेट हो रहा है। पूरी दुनिया में मुसलमान बट रहा है, आपस में लड़ाइयाँ करना है। इंडिया एक ही कंट्री है इस दुनिया में जहाँ पे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जिसको आप कहें एक्सक्लूसिविस्ट इस्लाम की जो स्ट्रेंथ है, जिसको आप कहेंगे कि एक्सक्लूसिविस्ट मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो दायरा है, वो केरला से लेके कश्मीर तक, कश्मीर में इंटीग्रेट हो रहा है। और उसकी डेमोक्रेटिक डोमेन में विक्ट्री हो रही है, उसकी डेमोक्रेटिक डोमेन के बाहर विक्ट्री हो रही है। और हम जब हम हार रहे हैं इस भ्रम में है कि हम जीत रहे हैं। हमारा अभिशाप जो हिंदुओं का जो जिस अभिशाप से वो ग्रस्त है, वो ये अभिशाप। तो इसमें से अपने अपने दायरे में जितना हम कर सकते हैं करें, इस बात सत्य को कहें, क्योंकि वही एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाएगा। और फिर दायर इच्छा वही है। It's the way you put it, it's a very concerning thing कि कांग्रेस ने अपीसमेंट की, तो उसका ये लॉजिक था कि कम्युनिज्म को कम करना है, और बीजेपी की जो अपीसमेंट है वो स्ट्रैटेजी है। इनफैक्ट दिस तभी मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ वो भी विष्काल था। और इस विष्काल का जो ये इंटेंसिफाई हो गया। वैसे बहुत बार इसको उदाहरण को देता हूँ कि भाई सीता का हरण रावण बन के नहीं कर सकता था, सीता का हरण रावण ने साधु बन के किया। और ये इल्जाम बीजेपी के बारे में आएगा कि आपने हमारा विश्वास का हरण हिंदू बन के किया। ये इनके पास है, तो वो समझ दूर नहीं। अब अगर ऐसा है, ऐसे सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग हैं, प्रखर विद्वान पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, अगर वो इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझे, वो समझे कि अब एक टिपिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और अपने दायित्व को पार्टी के ऊपर समझे, तो शायद चेंज आ सकती है। तो एज ऑन टुडे मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वक्त में सब कुछ गलत हुआ, लेकिन जिस फंडामेंटल करेक्शन की बात हम चाह सकें, वो फंडामेंटल करेक्शन ये करनी था। उसके कारण जो भी उन्होंने सोचा है कि थोड़ा बहुत भला हो गया, वो भला खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने आइडिया वो सिस्टम के भीतर अलाइव रखा, इसको नरिश होने की जो व्यवस्था है उसको भी अलाइव रखा। तो ये फिर से सामने आएगी, इससे भी भयानक हो। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे और मैं आपको और भी अच्छे अच्छे एपिसोड्स दिखा सकूं। थैंक यू।